आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम रीट के मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपने मॉडल पेपर दिया है और आपका निरीक्षण है वो अच्छी तरीके से कर लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर है वो 28 रहने वाला है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए हमारे मॉडल पेपर के ऊपर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हम सबसे पहले सामाजिक अध्ययन रोज की तरह है वो करने वाले हैं। 60%। पहला प्रश्न यानी सामाजिक का पहला 91 नंबर का प्रश्न है वह कि भारत का पारमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई से, दिल्ली से, इलाहाबाद से या कोयम्बटूर से? तो भारत का जो प्रामाणिक समय है वो इलाहाबाद से किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? जल का बढ़ता अभाव, जल लवणता या अंध व धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या या जल प्रदूषण? तो वर्तमान के अंदर जल की सबसे बड़ी समस्या है वो विकराल रूप धारण करने वाली है वो है कि अंध व धूसर क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या रही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, अफीम की खेती राजस्थान के कौन से जिले में नहीं की जाती है? टोंक में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या झालावाड़ में? अफीम की खेती राजस्थान के कौन से जिले में नहीं की जाती? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में व झालावाड़ में इनमें की जाती है, लेकिन टोंक के अंदर है वो नहीं की जाती है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जयपुर है, टोंक है, राजसमंद है या अजमेर है? तो हम 10th की एग्ज़ाम देते हैं तो फेल होने का 10th और 12th का तो कहाँ पर डर रहता है? फेल होने का अजमेर में रहता है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, राजस्थान में दशक 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम कुल जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है? जैसलमेर है, करौली है, बूंदी है या चित्तौड़गढ़ है? कौन सा जिला है वो न्यूनतम कुल जनसंख्या वृद्धि वाला रहा है? तो बूंदी रहा है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है आहड़ है उसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सभ्यताएं हैं उनके प्रश्न हैं वो हमने करवा रखे हैं, आप वहाँ जा कर के देखें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला करवाई गई है। RC अग्रवाल ने, कर्नल टोड ने, दशरथ शर्मा ने, RD बनर्जी ने। तो आहड़ सभ्यता की खोज RC अग्रवाल के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? मेड़ता नागौर में, जोधपुर में, ओसिया में या पुष्कर में? तो मेवाड़ लोक परिषद का पहला अधिवेशन है वो पुष्कर के अंदर किया गया था। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, किस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तहसील अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शंकर देवराव समिति के द्वारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, सत्यनारायण राय समिति के द्वारा या उक्त में से कोई नहीं? तो आबू देलवाड़ा है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा है वो शामिल किया गया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति है, पृथ्वी की परिभ्रमण की गति क्या है? 27.83 किलोमीटर या मिनट, 31 किमी या मिनट, 25 किमी या मिनट, 39.5 किमी या मिनट? तो पृथ्वी की परिभ्रमण की जो गति है 27.83 किमी या मिनट रहती है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में
प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? हाड़ौती का भाषा के क्षेत्र में भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन से विद्वान थे? जॉर्ज अब्राहम गिब्सन, केलॉग, जेम्स टॉड या उद्योतन सूरी? तो किसने किया था? केलॉग के द्वारा किया गया था सबसे पहले। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा जाने वाला प्रथम पुरा स्थल कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद पूछा है। कालीबंगा, लोथल, रंगपुर या धोलावीरा? तो कौन सा रहा है? स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा जाने वाला रंगपुर रहा है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, हड़प्पाकालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? पतन अनियमित था तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ है, या आकस्मिक और विध्वंसकारी था, या सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम था, या पर्यावरणीय एवं परिस्थिति कारणों से हुआ था? तो हड़प्पाकालीन जो सभ्यता उसका पतन का जो कारण है वो वेरी इंपॉर्टेंट कारण ये रहा है कि पर्यावरणीय स्थिति और पारिस्थितिकी कारणों के वजह से इनका हुआ है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, ऋग्वेदिक आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है यह पूछा है। वह गांव में रहते थे, वह धूत क्रीड़ा नहीं करते थे, उनमें बहुविवाह का प्रचलन था, सामाजिक जीवन की प्राथमिकता परिवार थी। कौन सा संबंध ऋग्वेद में नहीं है? तो यह वह घुत क्रीड़ा नहीं करते थे, ये इसका हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन का सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ तूफान दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखी है, उनका हमें मिलान करना है। तो बिल्ली बिल्ली एक तरफ, विली विली, हेरिकेन, टाइफून, बागियो, दूसरी तरफ क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, चीन है। तो विली विली है वो कहाँ पर है? विली विली ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो इसके अंदर यानी पहले में एक में दूसरा हो जाएगा। और हेरिकेन है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर, तो एक हो जाएगा, 2 1। उसके बाद टाइफून है वो चीन के अंदर चलते हैं, तो 4 हो जाएगा। और बागियो है वो फिलीपींस आ गया, तो 2 1 4 3 जिस भी ऑप्शन में है आप उसको मिलान कर लीजिए। प्रश्न नंबर 105 है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है, कहाँ पर बहती है? ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर बहती है, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, मौसम पर निर्भर होकर के विभिन्न दिशाओं में, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य पछुआ पवनें हैं वो भूमध्य रेखा के 30 व 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये रेखाएं हैं वो बहती है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, दीपवंश महाकाव्य में अशोक को क्या कहा गया है? दीपवंश महाकाव्य उसके अंदर अशोक को क्या कहा गया है? अशोक कहा गया है, या देवानापिर्य कहा गया है, या उज्जैनीकर मौली कहा गया है, या अशोकवर्धन कहा गया है? तो उज्जैनीकर मौली है वो कहा गया है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, मौर्यकालीन मृद भांडों को क्या कहा जाता है? चित्रित धूसर भांड, लाल काले रंग भांड, ऊपरी काली पॉलिश वाले भांड, या चित्रित भांड? तो मौर्य काल के अंदर जो भांड थे उन्हें ऊपरी काली पॉलिश वाले भांड कहा जाता था, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, गुप्तकालीन शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? गुप्त काल के अंदर सबसे ज्यादा अभिलेख है वो किसके मिलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के, स्कंदगुप्त के, कुमारगुप्त प्रथम के, या विष्णुगुप्त तृतीय के? तो सबसे ज़्यादा है गुप्त काल में वो कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है शिक्षा में कमी, संपत्ति के अधिकार का अभाव, प्रदा प्रथा, या सार्वजनिक जीवन का अभाव? तो संपत्ति के अधिकार का अभाव था, उसी वजह से स्त्रियों की
जो स्थिति है वो दयनीय आ गई थी। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। प्रति चक्रवात के अंदर पूछा है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, या दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, या दोनों गोलार्धों में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, या उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। तो प्रति चक्रवात का मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर है वो अनुकूल होना और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत होना, ये हो जाता है। यानी पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, बीमा विषय को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या अवशिष्ट सूची के अंदर? तो जो बीमा विषय है वो भारतीय संविधान की संघ सूची के अंदर रखा गया है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, या ब्लॉक स्तर पर? तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है वो जनपद स्तर के ऊपर होता है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, मारवाड़ के अजीत सिंह को आधिकारिक तौर पर शासक स्वीकार करने वाला कौन सा मुगल शासक था? अकबर द्वितीय, औरंगजेब, या मोहम्मद शाह, या बहादुर शाह प्रथम? तो मारवाड़ के अजीत सिंह को बहादुर शाह प्रथम ने आधिकारिक तौर के ऊपर शासक स्वीकार कर लिया था। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, अकबरनामा की कौन सी जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रथम, द्वितीय को, तृतीय को, या चतुर्थ को? तो आईने अकबरी है, अकबरनामा की कौन सी जिल्द को आईने अकबरी है? वो तृतीय को कहा जाता है, यानी तीसरी जो है जिल्द है उसे कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1982 में, 1986 में, 1988 में, या 1991 में? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 के अंदर लागू किया गया, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, भारत में राष्ट्रीय भावना के बीज बोने में राजा राम मोहन राय के बाद भारत में दुर्दशा का वर्णन करने वाले द्वितीय विद्वान कौन है? पहले तो राजा राम मोहन राय रहे हैं, उसके बाद हमें दूसरे बीज बोने वाले वो पूछा है। HLV डिरोंजियो, या हो ह्यूम, या SN बनर्जी, या WC बनर्जी? तो ALV डिरोजियो रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117, काम को न्याय संगत व मानवाचित दशाओं का वर्णन संविधान के कौन सी अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 42 में, या अनुच्छेद 44 के अंदर? तो काम का न्याय संगत व मानवचित दशा के अंदर वर्णन है वो अनुच्छेद 42 के अंदर है वो कहा गया, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 है, मौलिक अधिकारों के अपवाद कौन से अनुच्छेद है? मौलिक अधिकारों का जो अपवाद है वो कौन सा? अनुच्छेद 31B व 31C, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12, या अनुच्छेद 45A? तो अनुच्छेद 31B व 31C रहे हैं, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने जैसी अनुबंधों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 48 में? तो अनुच्छेद 51 के अंदर रहा है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, राज्य सूची में वर्णित किस विषय पर संसद के द्वारा कानून बनने का संकल्प किसके द्वारा पारित किया जाता है? यह है लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद का, या विधानसभा का? तो संसद में राज्य सूची के अंदर राज्यसभा का रहा है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, एक ग्रह की अपने अक्ष में
सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है या पेरिजी कहा जाता है? तो अपने एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को यानी कम से कम दूरी को तो उपसौर कहा जाता है, और अधिकतम आ जाए तो अपसौर कहा जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य हैं, इनमें से कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तीनों ही हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी वाला है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। परिक्रमण की चाल कैसी होती है? वर्ष भर एक समान रहती है, या अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, या अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है? तो वर्ष भर एक समान है वो रहती है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 115 घेरेदार कूप तथा 3000 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नलियासर जयपुर से, नोहे भरतपुर से, रेड टोंक से, जोधपुरा जयपुर से। तो ये रेड टोंक है, वहाँ से हमें ये प्राप्त होती हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच या पंच। तो ग्राम सभा है वो इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, मेवाड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ? महाराणा अमर सिंह के समय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय, या महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय, या महाराणा स्वरूप सिंह के समय? तो मेवाड़ चित्रशैली के अंदर कलीला और दमीना है वो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1926 ईस्वी में, 1928 में, 1939 में, या 1942 ईस्वी के अंदर? तो कोटा राज्य का प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 के अंदर हुआ था, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 है, जैवमंडल के जैविक संगठन का निर्माण उपतंत्रों से मिलकर के बनता है, वे अपघटक हैं। पादप तंत्रों से, जंतु तंत्रों से, सूक्ष्मजीवी तंत्रों से, सभी से होता ए बी तीनों, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, किस राजपूत सरदार ने रख रखाव को युद्ध में राणा सांगा के कपल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करने से युद्ध जारी रखा था? झालाजा ने, मालदेव ने, या मेदिनी राय ने? किस राजपूत ने राणा सांगा के कपल हो जाने के यानी बेहोश हो जाने के बाद उन्होंने राज चिन्ह धारण किया था, ये हमें पूछा है। तो झालाजा रहे, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। झालाबिंदा है वो महाराणा प्रताप के समय थे, दूसरा ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, निम्नलिखित में से ग्रासिया जनजाति का नृत्य इनमें से नहीं है, हाँ और नहीं को हमें ध्यान रखना है। मौर्या, मांदलकूद या रमणी? मौर्या, मांदलकूद ये रहे, लेकिन रमणी है वो नहीं है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, मृदा निर्माण का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोजीनिसिस, पेडोलॉजी, सिस्मोलॉजी या सोइलॉजी? तो मृदा निर्माण के अध्ययन को पेडोजीनिसिस कहा जाता है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को, सीताबाड़ी का मेला, या फूलडोल मेला, या सीता माता का मेला? किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? सीताबाड़ी का मेला है, इसको कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, चेरापूंजी में विश्व
चेरापूंजी में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि वहाँ उच्चतम तापमान रहता है, वहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, वहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, वहाँ निम्न दाब रहता है। चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण यह है कि वहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो कीप के समान आकृति की है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, गोकुंदा का पठार, आबू का पठार या भोराट का पठार? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे पहला ऊंचा यानी प्रथम सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, प्रथम यह आंसर है हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके भेजे। तो इसके अंदर इसका आंसर है आबू का पठार है, वो हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, जैसलमेर के राजा रणकदेव भाटी की से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे? मेहा मांगलिया जी, हड़बू जी, तेजा जी या पाबू जी? तो कौन से देवता है वो हुए थे? तो मेहा मांगलिया जी हुए थे, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में या चेन्नई में? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, चमन व बागवानी आंकलन व प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात या मध्य प्रदेश? तो कौन सा है वो नहीं रहा है? तो इसके अंदर राजस्थान है वो हम नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी की फसल पर कितने प्रतिशत प्रीमियम की राशि किसान को जमा करवानी चाहिए? 2%, 1.5%, 3% या 5%? तो बीमा राशि की फसलों के ऊपर है वो 1.5% है वो जमा करवानी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। प्रश्न नंबर 139 है, निम्न में से असंगत कथन को हमें छांटना यानी गलत कथन को का चयन करना है। विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन चीन में होता है। विश्व में कोयले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन चीन से होता है। विश्व में परमाणु ऊर्जा से सर्वाधिक उत्पादन वो फ्रांस में होता है। या भारत में पवन ऊर्जा सर्वाधिक संभाव्यता गुजरात में है। ये तो सही है, हमें गलत पूछा है। अच्छा, गलत पूछा। विश्व में चीन में जल विद्युत सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही है। विश्व में कोयले का सबसे उत्पादन, चीन में कोयले का भी विद्युत उत्पादन ये भी है, लेकिन विश्व में फ्रांस से नहीं होता। ये तीसरा ऑप्शन है वो इसका गलत है, तो हमें गलत पूछा तो तीसरा इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, प्लेटिनियम की विशेषताओं में कौन सी विशेषता तर्क संगत है? वो हमें छांटना है। कैंसर निदान के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। ज्वेलरी उद्योग में उपयोगी है प्लेटिनियम, ये भी ज्वेलरी के अंदर काम में आती है। यह विद्युत का सुचालक होती है, बिल्कुल सही। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही आता है। चौथा इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक के लिए उपयुक्त नहीं है? हिंदी में कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लेख में सुधार या 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा या मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, या फिर भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग करना, या चौथा ऑप्शन है परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। इनमें कौन सी उपयुक्त नहीं है? यही है, चौथा ऑप्शन है इसका, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, ये इसका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, कोठारी आयोग के द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण है? चित्र निर्माण करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में सांप्रदायिकता की विचारधारा का निवारण करना, या छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य भावना का
विकास करना। कोठारी आयोग का प्रमुख कारण यही है कि छात्रों की समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठता की भावना का विकास करना है, हो जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, समकालित पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा विषय है वनस्पति विज्ञान, सहयोग, सहिष्णुता या उपयुक्त सभी। समकालीन पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ सभी है, सहयोग, सहिष्णुता सभी हो जाएंगे सामाजिक अध्ययन के अंदर पर्यावरण में, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? पुस्तकालय है, परिवार है, स्वास्थ्य क्लब है, इको क्लब है। इनके अंदर तो क्रियाकलाप होती रहती है, तो निष्क्रिय नहीं हो सकते, सक्रिय होते हैं। लेकिन पुस्तकालय एक जगह पड़ा होता है, निष्क्रिय रहता है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशनात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, सक्रिय भागीदारी पर, या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, या सीखने की तत्परता। तो उत्तर देने के लिए समूह के अंदर तो सक्रिय जो भागीदारिता है उसको वह अग्रेसित करती है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, कक्षा कक्ष परिस्थिति में अन्य दृश्य सहायक सामग्री प्रयोग में लेते समय शिक्षण का अन्य सहायक सामग्री प्रयोग में लेते समय, यहाँ पर दृश्य सहायक सामग्री है, लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? मूर्त है, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर करके सीखना, या विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, एक अध्यापिका सर्वदर्शी शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करती है? सरल बनाती है, या रोचक बनाती है, या प्रासंगिक बनाती है, या मनोरंजक बनाती है। तो वह एक सरल बनाती है, तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि क्या होगी? पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा करना, वन्य जीव अभ्यारण्य का भाग, या विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, या व्याख्यान के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। तो विषय वस्तु के ऊपर डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बनाने का काम है ये हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, या पाठ्यचर्या का पूरा कराना। जो सापेक्ष है, जो सही है, उसका महत्वपूर्ण निर्माण करना होता है एक सामाजिक अध्ययन अध्यापिका का, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? 2 है, 4 है, या 5 है, या 6 है? तो इसके अंदर 4 है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमने सामाजिक अध्ययन है उसको जो 60 प्रश्न है वो हमने कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले मनोविज्ञान के प्रश्न 30 प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न है वो यह रहा आपके सामने, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब व कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक 1879 लिप्जिंग के अंदर, या 1884 जर्मनी में, या 1879 अमेरिका में, या 1887 रूस के अंदर। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है विलियम वुंट के द्वारा 1879 लिप्जिंग शहर के अंदर है वो की गई थी, तो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा है? सबसे बड़ा अंश है, इन्होंने मन की बर्फ के शिलाखंड से तुलना की है, और समुद्र के अंदर है ये बर्फ का शिलाखंड ऐसे है, और इसके नीचे है वो बड़ा है, यहाँ इसके नीचे कितनी गहराई के अंदर ये हमें पता नहीं, उसका पूछा है कि सबसे बड़ा अंश कौन सा है।
चेतन मन है, अचेतन मन है या अवचेतन मन है या इनमें से कोई नहीं। तो यह अचेतन मन है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो सबसे पहले व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, बुद्धि का तरल मोलेज मॉडल किसने दिया था? गिलफोर्ड ने, स्टर्न ने, स्पेयरमैन ने या केटल ने? तो केटल के द्वारा दिया गया था। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? बुद्धि स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है। बुद्धि व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। बुद्धि सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन बुद्धि एक स्थायी नहीं होती है, अपरिवर्तनशील है। तो इसका परिवर्तनशील होती है बुद्धि। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उभयमुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या सामाजिक निर्भर? आत्म केंद्रित होता है वो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, व्यक्तित्व है मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? एरिक्सन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, या वुडवर्थ के द्वारा, या आलपोर्ट के द्वारा? तो यह आलपोर्ट ने दी थी। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है, नामात्र की होती है, महत्वपूर्ण होती है, अपूर्वानुमेय होती है या आकर्षक होती है? तो व्यक्तित्व और बुद्धि के अंदर है वंशानुक्रमण की भूमिका है वो कैसी होती है, ये हमें पूछा है। तो ये महत्वपूर्ण होती है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? दमन करना, प्रतिगमन करना, या प्रक्षेपण करना, या तादात्म्यीकरण करना? तो इस प्रश्न का उत्तर तो चौथा, तादात्म्यीकरण, अपने आप को दूसरे के साथ आइडेंटिफिकेशन करना, या ये इसका राइट हो जाएगा। दमन का मतलब अपनी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई, उसको हम बलपूर्वक दबा लिया, उसको दमन कहेंगे। प्रतिगमन का मतलब वापस पीछे की ओर लौटना, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना होता है वो प्रतिगमन। और प्रक्षेपण का मतलब दूसरे के ऊपर आरोप लगाना यह होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? स्किनर के अनुसार, हरलोक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, या कोलसेनिक के अनुसार? तो हरलोक ने कहा है कि विकास एक सतत रूप से होती है लेकिन धीमी प्रक्रिया होती है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, गामक के लिए, शारीरिक के लिए, नैतिक के लिए, या संज्ञानात्मक के लिए? कोहलबर्ग है वो नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाए। संज्ञानात्मक के लिए जीन पियाजे है वो जाने जाते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिवार का वातावरण है, बिल्कुल सही करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति भी करती है और वंशानुक्रम करता है, तीनों करते हैं इस प्रकार। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाँ और नहीं को गोला कर लेना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, बिल्कुल सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होती है, यह भी सही। विकास बढ़ावा देने से नहीं होती क्यों नहीं, इस पर ये गलत हो गया। विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते ही हैं। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की
नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता, व्यापक एवं विधि अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। तो यह तो होता है, लेकिन नियमित रूप से स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। ये इसका राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति है विनेटिका पद्धति, खेल पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या डाल्टन पद्धति। तो पार्कहर्स्ट ने डाल्टन पद्धति है वो दी है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है अध्यापक के द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है। निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है। निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। बालकों की पहचान कोई विशेषज्ञ कर सकता है या निरीक्षण के द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों के द्वारा नहीं हो सकती। यही इसका प्रतिभाशाली की विशेषता हो जाएगी। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है गतिशील चिंतन का अभाव। नहीं, भाव कैसे हो सकता है? गलत है। प्रबल जिज्ञासा होती है, समस्याओं के प्रति सजग नहीं होते हैं, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना होते हैं। इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? गृह कार्य पूर्ण करना, कक्षा में एकदम खामोशी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। कौन सा एक अभिप्रेरित लक्षण बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना है? ये इसका राइट हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रवाहित, संवेदना या अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा कहेंगे। क्या अधिगम तक पहुंचाने का साधन है वो प्रवाहित होता है, अभिप्रेरणा होता है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर के सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभवों को कहा जाता है। यह है कि सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, अनुबंधन या आकस्मिक अधिगम। तो ये सामाजिक अधिगम के द्वारा बालक है वो सीखता है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है तेज होती है, धीमी होती है, सामान्य होती है या सबसे कम होती है? तो सीखने की प्रथम अवस्था के अंदर तो धीमी होती है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है अलेक्सिया क्या है? यानी अलेक्सिया है वो क्या है? लिखने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है या सीखने की क्षमता है या शारीरिक अक्षमता है? तो सीखने की अक्षमता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है गुणात्मक होता है, निदानात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है या उपयुक्त सभी होता है? सतत मूल्यांकन तो सभी के अंदर होता है। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है अधिगम निर्योग्यता वाले विद्यार्थियों के द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना या विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है या इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना या इस तरह के विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इस निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों के द्वारा पूर्ण और उत्पादन जीवन जीने के अवसर बढ़ाने की सबसे सही तरीका ये हो जाएगा कि विविध कौशलों और युक्तियों
का शिक्षण कराना, जिससे सही संदर्भों के अंदर लागू किया जा सके। यानी अलग अलग तरीके की उनकी जो युक्तियां बनी हुई है, उनकी विधियां हैं, उनके द्वारा विद्यार्थी लागू करके विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाए ताकि उनको उनका लाभ मिल सके। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थियों की रुचि के लिए उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात होगा। यानी विद्यार्थी और अनुपात कितना अनुपात होगा? शिक्षक और विद्यार्थी का 30 होगा, 40 होगा, 45 होगा या 50 होगा। अगर 200 से अधिक है तो उनका अनुपात है वो 40 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? वो नहीं है ये पूछा है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है। रटन प्रणाली को महत्व न देना, यह भी सही है। अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन कराना, यह नहीं है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, यह भी सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन है वो इसका नहीं है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, विद्यार्थियों के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेडिंग प्रदान करना या प्रगति तौर पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगति तौर पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का संबंध है स्किनर से, थॉर्नडाइक से, पावलो से या कोहलर से। तो सीखने का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का संबंध है वो थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक से है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की आयु अवधि तक मानी जाती है। कौन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछा है? तो 0 से 2 वर्ष, संवेदीगामक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक और 11 से 15 वर्ष तक। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी 11 से 15 वर्ष तक। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अब हम हिंदी भाषा यानी पहली भाषा हिंदी चुना है उसको हम करने वाले हैं। हिंदी भाषा का पहला प्रश्न यानी 31 नंबर का प्रश्न है, मुझे पद में सर्वनाम का भेद है। मुझे जो पद है वो सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक का, निश्चयवाचक का, संबंधवाचक का या एक तो निश्चयवाचक और निस्वाचक है, एक है निश्चयवाचक। तो किसका? मुझ का जो संबंध है वो पुरुषवाचक से है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, विजयोदय घोष पद का संधि विच्छेद व संधि का नाम है। विजय घोषी प्लस व्यंजन, विजय प्लस उद्घोषी प्लस व्यंजन, विजय प्लस उद्घोषी गुण, विजयोत प्लस घोषी प्लस व्यंजन। तो इसके अंदर गुण संधि है, विजय प्लस घोषी है, वो हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से अव्यय पद है, इनमें से कौन सा अव्यय पद है? पक्षी है, गुरुदेव है, नाना है या सभी है। तो इसके अंदर अव्यय पद है वो नाना है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से एकार्थी शब्द है, मकान है, तिनका है, मधुर है, उपयुक्त सभी। एकार्थी शब्द तो सभी है, उपयुक्त सभी वाले यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, गोमे शब्द का तत्सम रूप होगा बछड़ा, गवाल, गवाला, गोबर या गोधूली। तो गोमे का गोबर होता है। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, किस शब्द में स्त्रीलिंग शब्द का बोध नहीं होता है? कला का, तर्क का, प्रकृति का या विकास का। तो कौन सा है जिसके अंदर
स्त्रीलिंग का बोध नहीं, कला, तुम्हारी कला बड़ी अच्छी है, तुम तरक्की कर रहे हो, प्रकृति सुंदर दृश्य है, लेकिन विकास हो गया। चौथा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा, इसके अंदर पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 37 है, गद्यांश के अनुसार कौन सा विकास का ध्येय नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का ध्येय नहीं है? आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना, नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, भौतिक स्तर को ऊंचा उठाना, सामाजिक स्तर को, भौतिक स्तर को ऊंचा उठा नहीं सकते, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में एक वचन का प्रयोग हुआ है? मानव, उपहारों, संसाधनों या साहित्य? मानव तो बहुत से होते हैं, लेकिन साहित्य है वो इसके अंदर एक वचन का हुआ है, तो पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था, वाक्य का काल सूचक है। पहचान लिया था तो भूतकाल हो गया, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है भूतकाल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? लगन, कुशलता, आकांक्षा या ध्येय? तुम्हारा ध्येय कैसा है? चौथा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का या हिंदी भाषा का? तो मुहावरा है वो अरबी भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरों का सही प्रयोग हुआ है? गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया, कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया, मोहन चोरी करते पकड़ा गया, सबके सामने पानी पानी हो गया, यह सही है। नल खुला रह जाने से नहीं है, गलत हो गया, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चोरी करते पकड़े जाने के कारण वह पानी पानी हो गया। प्रश्न नंबर 43 है, अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप हारे बहू को मारे, उल्टे बांस बरेली को, एक तो चोरी ऊपर से, दूसरा सीना चोरी, आप तो हारे और बहू को मारे, ये इसका हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44है, कौन सा मिश्र वाक्य इनमें से मिश्र वाक्य में छांटना है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया और ये मिश्र वाक्य। तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, ऊपरले सरल वाक्य हैं। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से इच्छार्थक वाक्य? सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा आज महाविद्यालय का अवकाश है, तुम्हारा मंगल हो, यही इच्छार्थक वाक्य, हम ईश्वर से इच्छा करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, प्रकाश के द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। प्रकाश के द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना, भाषा की कक्षा के अंदर कोई भी बालक अगर बना रहा है तो यह अधिगम नहीं हो रहा है, कैसे हो सकता है? क्योंकि वो विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द शक्ति संपदा होगी 1250 शब्द होंगे, 2100 शब्द होंगे, 1000 शब्द होंगे या 1600 शब्द? अगर 3 वर्ष है उसकी तो 1250 शब्द है, कितनी वर्ष है? अगर 3 वर्ष बालक की आयु है तो उसके अंदर शब्द 1000 शब्द हो जाएंगे, ये 5 वर्ष तक हो जाएंगे, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है, अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? यानी चित्रों के साथ साथ उसका संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है, तो शास्त्रीय का सिद्धांत या बाल केंद्रिता का नियम या अनुपात क्रम का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत? शास्त्रीय का सिद्धांत है वो होता है, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, भाषा शिक्षण में बाधक है अध्यापक का आत्म केंद्रित होना, भाषा शिक्षण बिल्कुल आत्म केंद्रित होना, अध्यापक का बाल केंद्रित नहीं हो सकता, अध्यापक का शिक्षण विधियों में अनभिज्ञ होना, यह सही है। इस प्रकार पहला और तीसरा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न व्यक्तियों के भाषण सुनाता है, ये माध्यम से है।
इस माध्यम से है। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल को विकसित करता है, विद्यार्थियों के वाचन कौशल को विकसित करता है। ए व बी दोनों विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व से परिचित कराता है। भाषा शिक्षण विभिन्न विद्यार्थियों को भाषा सुनाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों इसके अंदर राइट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 51 है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाद विवाद करना या वाचन कौशल। तो ध्वनियों के विभेदीकरण के अंदर श्रवण कौशल हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, भाषा को विकृत होने से बचाने के लिए उनके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, स्पष्टतः कुछ नहीं कह सकते। तो इसके अंदर पूर्णतः सही है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करता है। वह प्रयोग करता है प्रयोग विधि का, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, खेल विधि का या पुस्तक विधि का। तो पहेलियों का प्रयोग कर रहा है, खेल विधि का प्रयोग करेगा, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, बहुभाषिकता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाध्यता करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, बच्चों के भाषायिक विकास में बाधक है। तो बहुभाषिकता होती है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अंदर है वो विकास सहायक होती है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, आपकी कक्षा में कुछ शिक्षार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है? लापरवाही होना, उनकी मातृभाषा का अभाव होना, उन्हें हिंदी न आना, सुनने की समस्या। तो उन्हें मातृभाषा का अभाव होता है, उसकी वजह से वो प्रभाव होता है। तो कुछ लोग सड़क को सरक बोलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, परस्पर बातचीत मुख्यतः है सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होती है, पढ़ने लिखने में सहायक होती है, समय की बर्बादी होती है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। एक दूसरे के ऊपर बातचीत करते हैं, सुनते भी हैं और बोलते हैं, दोनों कौशल का विकास होता है। तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खालिस्तान पर बल देता है। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च स्तर पर प्रोन्नत करना, मस्तिष्क हृदय और हाथ की शिक्षा पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यवहार का सतत रूप से अवलोकन करना होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रश्न पत्र तैयार करने की पूर्व तैयारी करना, बच्चों की अक्षमता के अनुसार प्रश्न बनाना, प्रश्नों के अंकों का विभाजन करना, प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे की योग्यता के अनुसार। ब्लूप्रिंट बिल्कुल सही है, योग्यता के अनुसार है वो ब्लूप्रिंट है वो बनाने चाहिए। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, विद्यार्थियों की भाषाई कुशलता को बेहतर बनाने में सहायक है। रेडियो है, भाषा प्रयोगशाला है, भाषाई कौशल को टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन। तो भाषा को हम भाषाई प्रयोगशाला के माध्यम से कुशल बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित के संबंध में अनुचित कथन है। उपचारात्मक शिक्षण केवल विद्यार्थियों के दोषों को निराकरण करने में सहायक होता है। उपचारात्मक शिक्षण अध्यापक को लाभान्वित करता है। उपचारात्मक शिक्षण में विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण पर आधारित होता है। उपचारात्मक शिक्षण है उसका अनुचित कथन यह होगा कि यह विद्यार्थियों के दोषों का निराकरण करने के अंदर सहायक होता है। पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अब हम सेकंड भाषा संस्कृत के प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यानी 61 नंबर का प्रश्न है, एक्स मनवे वर्णे जाते नष्टे रेखांकित पदे संधि। इसके अंदर रेखांकित पद के अंदर संधि कौन सी है यह पूछा है। अनुनासिक संधि है, सचुत्व संधि है या अमुडा
अमुडादि संधि है या सचुत्व संधि है? तो इसके अंदर कौन सी संधि है? अमुडादि संधि है, इसका तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, वाचकत्वमिति पदेस्मिन् वाचकत्वम को प्रत्यय, इसके अंदर वाचकत्व के अंदर कौन सा प्रत्यय ये पूछा है? कत्वा, लेप या त्वत या कत? तो इसके अंदर त्वत प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, अथ यदि ब्रूया पूर्व वर्णानुभव वाक्यस्मिन् अव्यय पदानि भवन्ति, इसके अंदर अव्यय पद कौन सा यह पूछा है? द्वे है। अव्यय पद कितने हैं? द्वे है, एकम है, त्रीणि पदानी है या चत्वारि पदानी है? तो वाक्य के अंदर अव्यय पद है अथा यदि ब्रूहा पूर्व अनुभव यदि वा ब्रूह, तो 3 पद है इसके अंदर। तीसरा ऑप्शन त्रीणि पदानी सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, प्रत्यय अत्यतर समास, प्रत्यय के अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो प्रत्यय प्र है, तो इसके अंदर अव्ययभाव समास है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, कल्पयामः पदेस्मिन् क्रियापद भवति, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन या प्रथम पुरुष एक वचन? तो इसके अंदर उत्तम पुरुष एक वचन है वो सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, कंचन लप्यसा गिरासः पदेस्मिन् किम कारकम भवति, इसके अंदर कारक कौन सा है? द्वितीय है, तृतीया है, चतुर्थी है या पंचमी है? तो इसके अंदर तृतीया कारक है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, यादव्यप्यम अस्य पद से संधि विच्छेद विदोक है, इसके अंदर संधि विच्छेद करना है। यावत प्लस अपि प्लस अहम, यावद प्लस अपि प्लस अहम, यावद प्लस अव्यहम, यावदपि प्लस अहम? तो पहला ऑप्शन है यावत प्लस अपि प्लस अहम, तय का दय बन जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, सभूमो समभूमो इत्यत्र का विभक्ति भवति, सप्तमी एक वचन, तृतीया एक वचन, द्वितीया द्विवचन या प्रथमा बहुवचन? तो समभूमो इसके अंदर सप्तमी एक वचन है हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, दृश्यते पदे इति क्रियापदम किम, दृश्यते इसका क्रियापद कौन सा होता है? पश्य प्लस लट प्लस एक वचन, दृश्य प्लस लोट प्लस बहुवचन, पश्य प्लस लट प्लस एक वचन, दृश्य प्लस लट प्लस एक वचन? तो दृश्य प्लस लट प्लस एक वचन हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, हस्तग्रंथालय इति पदे समास भवति, हस्तग्रंथालय इति पदे समास भवति, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास? तो हस्त ग्रंथालय इसके अंदर पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास होता है, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, वकार से उच्चारण स्थान वकार से कौन सा है? वकार से दंतोष्ट, कंठ है तालु, कंठोष्ट दंतोष्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, अहम पुस्तकानि पठामि वाचे प्रयुत्नम कुरुत, अहम पठानी पुस्तकानि पठानी, इसका वाच्य परिवर्तन हमें करना है। मया पुस्तकान पठ्यते, मया पुस्तकानि पठ्यते, अहम पुस्तकानि पठ्यते, मया पुस्तके पठ्यन्ते, इसका हो जाएगा मया पुस्तकानि पठ्यते, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, मैं तुम और वह विद्यालय जा रहे हैं पदेस्मिन् संस्कृत अनुवाद कुरुत, संस्कृत अनुवाद करना है कि मैं तुम और वह विद्यालय जा रहे हैं। शः अहम त्वच्च विद्यालय गच्छन्ति, स्वहम त्वच्च विद्यालयं गच्छामि, स्वहम त्वच्च विद्यालयं गच्छाम, सह अहम त्व विद्यालयं गच्छ। तो स्वहम
त्वच विद्यालय गच्छाम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है देवता इत्यतर शब्देस्मिन् कैलिंगम पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम या उभयलिंग। देवता के अंदर स्त्रीलिंग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है भवितयाना भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र सुक्तियम कृत्र कुत्र संग्रहितम। विज्ञान शकुंतले कहाँ से ली गई, यह पूछा है। मेघदूत या नेस्दी यत रीते शिशुपाल वधे। तो यह है नेस्दी यच रते, तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है अयोगात्मक भाषा भवतीत। मलय भाषा, चिकोर भाषा, संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा। अयोगात्मक भाषा है वो चिकोर भाषा को होती है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है प्रयोजना विधि अशय विधि कर्ता कै। प्रयोजना विधि है वो किसने दी है। हेनरी सेन ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, किलपैट्रिक ने या राम भंडारकर ने। तो ये किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है, तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है प्रक्षेपी दृश्य सहायक सामग्री का नाम। प्रक्षेपी दृश्य सहायक सामग्री कौन सी है। श्यामपट्ट है, सुधाखंड है, समाचार पत्राणी है या चलचित्राणी प्रोजेक्ट। तो चलचित्राणी प्रोजेक्ट होता है, चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है भाषा कौशलानाम कर्मानुसारेण अधिगम कुरुत। श्रवणम पठनम लेखनम वाचनम LSRW ये इसका हो जाएगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है विश्वसनीय मूल्यांकनम भवति। विश्वसनीय मूल्यांकन कौन सा है। निबंधात्मक परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, मौखिक परीक्षायाम या साक्षात्कार परीक्षायाम। तो विश्वसनीय मूल्यांकन है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम होता है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है संस्कृत शिक्षणे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या वर्तते। आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, समवाय विधि, खंडान्वय विधि। संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो प्रत्यक्ष विधि रहती है, तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है जायम लेखन कौशलाभिवृद्धि विषय को विधि। वर्णबोधक विधि, दष्ट लेखन विधि, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि या श्रुति लेखन विधि। तो वर्णबोधक विधि है वो इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है पाठ्य योजनायाम काठिन्य निवारण से सोपानी विभु इत्यस्य पदेस्तार्थ केन प्रविधिना ज्ञापयितुं शक्यते। प्रत्यक्ष प्रदर्शनं, संकेत प्रविधिनी, प्राय कथनम प्रविधि या वेतुर्विकी विधि। प्राय कथनम प्रविधिनी, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है उपचारात्मक शिक्षण माध्यमेन शिक्षणानां न्यूनतम उपचारम आघात छात्राणां सघनोपचारात्मक शिक्षणम छात्राणां अधिगम समस्यां निवारणार्थम या छात्रान् प्रतिदंडम। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है छात्रान् अधिगम समस्या का निवारण करना होता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है मूल्यांकनम भवति। मौखिक परीक्षा बिल्कुल सही है, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा सभी से होता है मूल्यांकन, तो सर्वे हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन है सभी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है नाटक शिक्षणे विधिरम नास्ति सर्वश्रेष्ठ। इनमें से कौन सी सर्वश्रेष्ठ नाटक की विधि नहीं है। समवाय विधि, रंगमंच विधि, कक्षा अभिनय विधि या कोश विधि। नाटक शिक्षण की समवाय विधि हो सकती है,
रंगमंच होती है, कक्षा भी नहीं होती, लेकिन कोश विधि है वो सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं हो सकती नाटक की। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, अयम विधि तर्क प्राधायानाम प्रश्नोत्तर विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या निरीक्षण विधि। तो अयम विधि तर्क प्राधान्यम तो आगमन विधि के अंदर होते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, रुचिपूर्वकम अभ्यास है करणीय, सतत अभ्यास है करणीय है, अभ्यासे बाधक तत्वानि प्रति विराग्य भावम धारणीयम उक्त परिभाषा केन प्रोक्तम। पाणिनि महोदय ने या पंतजलि महोदय ने या बाणभट्ट ने या वाल्मीकि ने। तो यह पंतजलि महोदय के द्वारा दी गई थी, दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, लेखन कौशलम ना अस्ति संबंध बोधयम, लेखन कौशल का संबंध है वो नहीं है, निबंध से है, पत्र लेखन से है, संस्मरण से है, लेकिन शुद्ध उच्चारण से ये लेखन कौशल का नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, भारत पाठ्य पुस्तक विधि समर्थक है भारत की पाठ्य पुस्तक की विधि का समर्थक कौन है? वेस्टम महोदय, गेटम महोदय, शिवराम ओप्टे महोदय या वाल्टर महोदय। तो पाठ्य पुस्तक विधि है वो वेस्टम महोदय इसके समर्थक रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज है वो 28 नंबर का मॉडल पेपर है वो कर लिया है। अब हमारे 2 मॉडल पेपर है वो बचे हैं, हम इनको कराने का प्रयास है वो जल्दी से जल्दी करेंगे। उसके बाद हम जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवाएंगे और पूर्व के अंदर जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न आपको करवाएंगे, ताकि आप सभी के लिए है वो एक कारगर सिद्ध हो सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।